गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम बिहार बीएड एंट्रेंस 2022 में पूछे गए विज्ञान के 16 प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही 40 में सामान्य ज्ञान के 40 में से 16 साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद साथ ही साथ 2023 में 2022 के आधार पे किन किन साइंस प्रश्नों की संभावना बनती है ये भी देखेंगे। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि साइंस के किस टॉपिक को अभी भी 1 से 2 दिन में जल्दी से जल्दी पढ़कर हम अच्छा मार्क्स ले आएँ। और ये डीएलएड एंट्रेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों का एग्जाम लेवल लगभग सेम ही होता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है छींकने से, मादा एनफ्लूएंजा से, खांसने से, रक्त चढ़ाने से। इसमें से देखिए क्या प्रश्न, ये 2022 का प्रश्न है तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त चढ़ाने से, क्योंकि जिस तरह एड्स बीमारी फैलती है उसी तरह हेपेटाइटिस बी बीमारी फैलती है। अब देखिए, अब 2023 में क्या प्रश्न बन सकता है, हेपेटाइटिस बी किस के कारण फैलता है। ऑप्शन रहेगा जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। क्या मारिएगा, विषाणु या वायरस। जिस तरह कोविड-19 किसके कारण फैलता है, वायरस के कारण, तो हेपेटाइटिस बी भी फैलता है वायरस के कारण, एड्स भी फैलता है वायरस के कारण। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों के नाम देख लेते हैं जो 2023 के किसी भी एग्जाम में आने के लिए महत्वपूर्ण और चांस है। देखिए, जीवाणु से फैलने वाली बीमारी कौन कौन है, हैजा, कोष्ठ, क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं, और इसके कारण कौन सी बीमारी फैल, इसको रोकने के लिए बच्चे के जन्म के तुरंत बाद कौन चीज़ की सुई दी जाती है, बीसीजी। ध्यान रखिएगा, बच्चों को जन्म के बाद तुरंत कौन सी सुई दी जाती है, बीसीजी। ये टीबी किसके कारण फैलता है, जीवाणु के कारण। अब देखिए प्रोटोजोआ कारण कालाजार, देखिए हम इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग, अमीबिक, पेचिस और मलेरिया। याद रखिएगा, मलेरिया किस कारण फैलता है, प्रोटोजोआ। और जो दाग, दाद, खुजली होता है, त्वचा में संक्रमण होता है, किसके कारण फैलता है, कवक, फंगी के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, एक प्रश्न आने की संभावना निश्चित है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि ये भी आप लोगों को हम क्लास में बता चुके हैं, साइंस के प्रीवियस क्लास में। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अच्छा रुकिए थोड़ा सा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, उपरोक्त में से कौन अम्लीय वसा के कारक हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, अम्लीय वसा के 2 कारक हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सॉरी, ये नाइट्रोजन NO, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये अम्लीय वसा के कारक हैं। तो कौन ऑप्शन से हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। तो 2 और 3 ऑप्शन से होगा। ये डीएलएड एंट्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए आगे शुरू करते हैं। टमाटर किस प्रकार का प्राकृतिक स्रोत है। बीएड और डीएलएड एंट्रेंस वाले दोनों साथियों, ये इससे आप देखिए एक प्रश्न बनने की संभावना एकदम फिक्स है। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। अब देखिए क्वेश्चन अब कहाँ से 2023 में आपको आएगा, यहाँ से आएगा। याद रखिएगा, नींबू नारंगी, नींबू नारंगी में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल। नींबू नारंगी में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, या इसको क्या बोलते हैं, मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल। याद किया, ये आईयूपीएक नेम हो गया। चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल, उसी का फॉर्मिक अम्ल का ही आईयूपीएक नेम है, यह दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल। ध्यान रखिएगा, इस चार्ट को आप कहीं ना कहीं नोट कर लें तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब कह रहा है सिरका, सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल। ये तो आप गांठ बांध, जितना भी है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल। दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप दौड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा दौड़िएगा तो आप क्या होगा, पैर में दर्द होने लगता है। तो किसके जमाव के कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है।
अब कह रहा है अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? अंगूर में आपको होता है टार्टरिक अम्ल। अंगूर में कौन होता है? टार्टरिक अम्ल। आपको आंवला विटामिन सी किस में मिलता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपसे बहुतों बार पूछा जा चुका है कि विटामिन सी में कौन अम्ल मिलता है। विटामिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट उनके लिए तो ये और इम्पोर्टेंट है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल में देखिए विटामिन सी में कौन सा अम्ल मिलता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। लाखों बार पूछा जा चुका है। अब क्योंकि देखिए 12th 10th हर एग्जाम में होता है तो ये पूछा जा चुका है। लाखों बार करना गलत होगा लेकिन हजारों बार निश्चित है। आंवला किसका सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का। आंवला में कौन सा अम्ल मिलेगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। पालक टमाटर में क्या मिलेगा? ऑक्जेलिक अम्ल। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सेब में। सेब में कौन अम्ल मिलता है? मैलिक अम्ल। तो एक बात देखिए, इसको फटाफट ध्यान रखिएगा। नींबू नारंगी में साइट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल। देखिए अंगूर का खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। ये भी पूछा जा चुका है। अंगूर के खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। आंवला विटामिन सी में क्या मिलेगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। और टमाटर पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। अब यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है NaOH। इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। ध्यान रखिएगा। एंटासिड के रूप में, क्षारीय बैटरी में, साबुन के निर्माण में, सफाई कारक के रूप में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है साबुन के निर्माण में। एंटासिड में किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा एंटासिड में MgOH का होल 2। ये क्या करेगा? अम्लता को कम करेगा। जब पेट में गैस बन जाता है तो एंटासिड का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा। कारण निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? ऑप्शन है अरस्तु, कोपरनिकस, टॉलमी, स्ट्रेबो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। जबकि कोपरनिकस ने क्या कहा था कि पहले ये भ्रम था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमती है। तो कोपरनिकस साहब ने पहली बार कहा कि सौर मंडल का या ब्रह्मांड का, उस समय जो बात पता था उन लोगों को, तो उस हिसाब से बोले कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, न कि पृथ्वी। बड़ा ये अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन। इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। 2 और 3 ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, साल्मोनेरा टाइफी, राइनोवायरस, ट्राइफॉटे। तो ये हो जाएगा आपको साल्मोनेरा टाइफी के कारण। अब देखिए यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट, इसको आप कहीं नोट कर लें तो और अच्छी बात होगी। अब देखिए जीवाणु के कारण होने वाले बीमारी का नाम है हैजा, कुष्ठ रोग, टीबी, प्लेग, एंथ्रेक्स, पेचिस, डिप्थेरिया। ये सब जीवाणु के कारण बीमारी होते हैं। HIV या एड्स, हेपेटाइटिस, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, कोरोना, इबोला किसके कारण होता है? चेचक, पोलियो, ये सब किसके कारण होता है बीमारी? वायरस के कारण। कवक के कारण वैली फीवर, हिस्टोप्लाज्मोसिस, दाद, एथलीट फुट, दाद खुजली, ये सब। प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया, जियोर्डिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। SI प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा का इकाई है। ऑप्शन है न्यूटन, जूल, वाट, मीटर प्रति सेकेंड। तो SI प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा का मात्रक है, इसका आंसर हो जाएगा जूल। जूल और कार्य का भी मात्रक है, ध्यान रखिएगा। न्यूटन किसका है? बल का,
वाट किसका है? विद्युत शक्ति का। मीटर प्रति सेकंड ये है वेग हो गया, गति का, ये सभी का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। एलपीजी के मुख्य घटक क्या है? देखिए, दो तरह के प्रश्न बनते हैं आपसे। एक यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि एलपीजी में सबसे कौन सी गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है? सबसे अधिक ब्यूटेन की, उसके बाद प्रोपेन की, उसके बाद मीथेन की। यहाँ पर कह रहा एलपीजी के मुख्य घटक ये तीनों होंगे। देखिए क्या है? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इसमें आंसर दिया हुआ। जहाँ पे देखिए ब्यूटेन, प्रोपेन दिया हो तो उसको ऑप्शन को आराम से टिक मार दीजिए, वो आपका सही होगा। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा होती है ब्यूटेन की, साथ ही साथ मरकैप्टेन, मिथाइल मरकैप्टेन एलपीजी में मिलाया जाता है, जिससे दुर्गंध आता है, जिससे पहचान हो सके कि गैस का रिसाव हो रहा है। मिथाइल मरकैप्टेन में क्या होता है? सल्फर। कह रहा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? हाइडल, सौर, थर्मल, पवन। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत देखिए, हाइडल ये हो गया जल विद्युत से, तो ये नवीकरणीय जिसका दोबारा रिपीट हो सके। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा तो अथाह भंडार है, इसका नवीकरणीय है। अब थर्मल में आता है कोयला, एक बार कोयला जला दिए तो आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते हैं। पवन, पवन ऊर्जा भी देखिए हवा बनते रहती है, तो पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। तो गैर नवीकरणीय कौन हो जाएगा? थर्मल। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अंगूर की खेती क्या कहते हैं? देखिए रेशम उत्पादन को कहते हैं, आपको हिंदी में नहीं पूछेगा, चलिए डिस्कस ही कर देते हैं। रेशम उत्पादन क्या कहते हैं? सीरीकल्चर। अगर आपके पास कॉपी कलम है तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पूछने जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। विटीकल्चर, विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरीकल्चर, फ्लावर, फ्लोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर हो जाएगा। और बागवानी क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी उसके बाद कल्चर लगा दीजिए। मछली की खेती क्या कहते हैं? पीसीकल्चर, पीसीकल्चर। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय, गुर्दा, यकृत, फेफड़ा। तो हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। अब देखिए गुर्दा और किडनी, गुर्दा का इंग्लिश ही किडनी है, वृक्क कहते हैं उसको हिंदी में, गुर्दा को वृक्क भी कहते हैं, किडनी भी कहते हैं। तो हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। गुर्दा या किडनी का काम होता है वो रक्त से यूरिया को निकालना, हटाना। अग्नाशय क्या क्या काम है? इसमें प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है, साथ ही साथ यहीं से इंसुलिन नामक हार्मोन स्राव होता है, जो शरीर में चीनी की मात्रा, शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो आदमी डायबिटीज बीमारी हो जाएगा, या उसको कह सकते हैं मधुमेह। खरा गुणसूत्र शब्द डैश द्वारा दिया गया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये हम आपको साइंस क्लास में बता भी चुके हैं पहले। इसका ऑप्शन है सटन, वोवेरी, वाल्डेयर, हॉफमेस्टर। तो आंसर हो जाएगा वाल्डेयर। क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? ऑप्शन है यकृत, दीर्घस्थि, अग्नाशय, पेनक्रियाज, तिल्ली, एस्पिरिन। तो तिल्ली एस्पिरिन हो जाएगा। तिल्ली एस्पिरिन को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्र, लाल रक्त कणिका का इसको कब्र भी बोलते हैं। कंप्यूटर का जनक कौन है? कंप्यूटर का जनक कौन है? आप लोगों को पता है कंप्यूटर का जनक क्या है? चार्ल्स बेबेज। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, अच्छे स्टूडेंट। कह रहा है जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है? सिस्टम फाइल, एनिमेशन मूवी फाइल, MSN का काटा दस्तावेज, छवि फाइल। छवि को इंग्लिश हो गया इमेज। आप देखते हो अगर इमेज के डिटेल में मोबाइल खोलिए, कोई पिक्चर के डिटेल में जाइएगा तो JPG लिखा होगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो PNG लिखा होगा। तो ये सब क्या होगा? इमेज को दर्शाता है, इमेज फाइल को JPG, उसके बाद आपको PNG, ये सब
इमेज को दिखाएगा। अब देखिए AVI MKV MP4 ये सब क्या दिखाता है, वीडियो को दिखाता है। तो अब देखिए आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं किस तरह के प्रश्न बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए हम टॉपिक का नाम बोलेंगे, मतलब बीमारी से संबंधित, आप हो सके तो कॉपी कलम निकाल कर नोट भी कर लें, बीमारी से संबंधित। उसके बाद ये साइंस नॉर्मल क्वेश्चन होगा केमिस्ट्री का। देखिए उसके बाद किस पदार्थ में कौन सा अम्ल मिलता है, 2 पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट, 2 पॉइंट हो गया। इसे एक केमिकल सब्सटेंस से आ जाएगा, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कथन आ जाएगा, उसके बाद ये प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन से। देखिए टाइफाइड बुखार मतलब दूसरा बात आ गया बीमारी से संबंधित। उसके बाद यहाँ पिछले ये डिटेल दे दिया गया। उसके बाद मात्रक से पूछता है, LPG का मुख्य घटक। उसके बाद गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत से। उसके बाद विभिन्न प्रकार के खेती को क्या कहते हैं। उसका मानव शरीर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये मानव शरीर से ही हो गया, ये भी मानव शरीर से हो गया। उसके बाद कंप्यूटर से 1-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप कम से कम 2-3 साल का हमारा कोशिश रहेगा कि 2-3 दिन के अंदर करवा दें, जिससे आपकी और समझ अच्छी विकसित हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।